नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद का चैप्टर 1.3.3 जो कि प्राण के बारे में है कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में विवेकानंद जी स्टार्टिंग में बताते हैं कि प्राणायाम जिसको कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझा जाता है वो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ब्रीथिंग जो ब्रेथ का यूज़ एक एक्सरसाइज प्राणायाम में होता है ये सही है, पर ये ही प्राणायाम है ऐसा नहीं है। प्राणायाम का मतलब प्राणों का कंट्रोल। फिर वो आगे कहते हैं कि जो भारत के दार्शनिक जो फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने बोला है कि सब कुछ जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में बनी हैं वो सब आकाश से बनी हैं। जो आकाश होता है ना, इसको आप जो स्काई को बोल सकते हो कि ये आकाश है और स्पेस को भी आकाश है। तो इन सब ये सब चीज़ें आकाश से बनी हैं। जितनी भी फॉर्म हमारी बॉडी, सूरज, चंद्रमा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लांट, सब कुछ आकाश से बना है। जैसे कि एयर भी आकाश से बनी है, पानी भी आकाश से बना है। और कहते हैं कि जब हम आकाश को देखने की बात करें तो ये बहुत शटल होता है, बहुत सूक्ष्म है और ये दिखता नहीं है जब तक ये मोटी ग्रॉसर फॉर्म में ऐसे ना आ जाए। और ये तो सारा मटेरियल जो है वो आकाश का है, और जब आपकी डिस्ट्रक्शन होगा तो फिर से सारी चीज़ें मेल्ट होके आकाश में चली जाएंगी। जब क्रिएशन का स्टार्ट हुआ था तो आकाश से ही सारी चीज़ें बनी थी। और ये जो ट्रिगर करता है ना आकाश को कि भाई ये चीज़ें बने, वो ट्रिगर जो है, वो जो फोर्स जो है वो प्राण है। कहते हैं जितने भी टाइप की पूरी यूनिवर्स में आपकी फोर्सेस हैं वो प्राण के उसमें आती हैं। तो प्राण बहुत इम्पोर्टेंट है। और सारे क्रिएशन में प्राण ही मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट टाइप की फोर्सेस में। आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिज्म, शरीर के अंदर के जितने नर्व करंट हैं, आपकी थॉट की फोर्स, ये सब प्राण के अंडर में आते हैं। और वो कहते हैं कि प्राण जब डिस्ट्रक्शन होगा तो सारी फोर्सेस फिर से प्राण में आके पोटेंशियल फॉर्म में इकट्ठी हो जाएंगी। और क्रिएशन में प्राण ही इन्वोक करेगा आपके आकाश को सारे फॉर्म्स लेने में, फिर सारे फोर्सेस के रूप में प्राण आएगा। तो कहते हैं देखिए प्राण कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर वो यहाँ पे इसको ऐसे बोलते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में वेदों में कहा गया है वो क्या है जिसको जानने से आप सब कुछ जान लेंगे। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई किसी एक चीज़ को जानने से आप सब कुछ ही जान लेंगे। कहते हैं कि अगर हम वेदों की बात करें जिन्होंने इस यूनिवर्स को एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस माना है, तो इस यूनिवर्स को जानने के लिए एक कण कण का हमको ज्ञान होना पड़ेगा। तो कण कण का ज्ञान होने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसके लिए विवेकानंद जी कहते हैं पर यहीं पे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल जो कि मेन फोर्स उसको गवर्न कर रही है, जो उस पर लग रही है, अगर हम उसी को पकड़ लें, उसी को हम जान लें, तो उसको जानने के लिए वो कहते हैं कि प्राण को जानना आवश्यक है। और जिसने इसको जान लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसने सब कुछ का ज्ञान ले लिया। फिर वो कहते हैं प्राणायाम ही वो चीज़ है जो कि इसकी नॉलेज, इसका ज्ञान और इसको कंट्रोल करने के लिए बताता है। और इसमें वो कहते हैं कि जिस योगी ने ये कर लिया तो वो देखो कितना पावरफुल हो जाएगा। पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो फोर्सेस लगती हैं, अगर उस पर उनका कंट्रोल आ गया तो वो योगी, जिसको जब लोग समझ नहीं पाते तो कहते हैं कि इसमें कुछ चमत्कार इसने करे, तो वो चमत्कार तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसने तो चीज़ों की समझ के कुछ चीज़ें कंट्रोल करी और उनके कंट्रोल से वो कुछ पावर रखता है। पर जिनको नहीं पता है उनके लिए चमत्कार हो जाते हैं। और इसी को आगे करके वो समझाते हैं कि प्राण को हमने कैसे कंट्रोल करना है। आगे विवेकानंद जी बताते हैं इन प्राणों को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पास में देखना चाहिए। तो सबसे पास में क्या है, हमारी बॉडी है, क्योंकि ये प्राण हमारे माइंड में, हमारे बॉडी के अंदर के नर्व करंट सब में प्राण ही है। तो हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं से जो लोग इनको कंट्रोल कर पाते हैं, जो योगी इनको कंट्रोल कर पाते हैं, वो लोग फिर कई बारी हेल्प भी करते हैं। जैसे जो फेथ हीलर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं या हिप्नोटिस्ट हैं, वो भी किसी न किसी रूप से प्राणों की हेल्प लेके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भले ही उनको पता ना हो, बट अगर हम उनकी थ्योरी को बिल्कुल तोड़ के देखेंगे तो लास्ट में पता लगेगा कि ये प्राण की ही हेल्प ले रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि जैसे जो हमारा थॉट्स होती हैं वो भी प्राणों का ही एक्शन है, वो भी प्राणों का ही छोटा और सबसे बड़ा एक्शन वहीं पे ही है प्राणों का। तो वो कहते हैं कि थॉट्स को ना हम तीन तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो
सबसे छोटे प्लेन पे अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, फिर सेकंड होती है कॉन्शियस थॉट्स, फिर थर्ड प्लेन पे सुपर कॉन्शियस। तो जो अनकॉन्शियस थॉट होती है उसको ऐसे कहते हैं, जैसे जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, एक मच्छर आया और हमने उसको ऐसे मार के, जितने भी रिफ्लेक्स हैं, गर्म लगा और हमने हाथ हटाया, है ना, तो ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस थॉट में आती हैं। फिर कहते हैं कि जो कॉन्शियस थॉट होती हैं उसमें हम रीज़न करते हैं, उसमें हम जज करते हैं, उसमें हम फैसले लेते हैं। बट वो भी कहते हैं एक छोटा सा सर्किल है, क्योंकि हमको ज़्यादा लिमिटेड नॉलेज ही है, हमको ज़्यादा पता ही नहीं है, तो उसी प्लेन में हमने काम करना है, जितनी नॉलेज हमको दी हुई है उसी को लेके हम लोग रीज़न आउट करते हैं। पर वो कहते हैं कभी कभी ये जो सर्किल है इसमें बाहर से कोई कॉमेट आता है, वो ऐसे, इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका कि भाई बाहर से आ रहा है जिसका हमें पता नहीं है, तो वो कहते हैं ये जो बाहर से आया ना, ये सुपर कॉन्शियस स्टेट से आया, क्योंकि जो आपका माइंड होता है ना, कहते हैं इसमें एक पावर होती है कि ये ऊपर के प्लेन में भी चला जाए। तो जिसको ऊपर का प्लेन कह रहे हैं उसको वो थर्ड प्लेन कह रहे हैं, जो सुपर कॉन्शियस प्लेन है। तो वहाँ पे अगर वो जाएगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सर्किल में ऐसे डाल के देगा कि आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जो प्राणों के कंट्रोल के लिए योगी बैठते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, वो समाधि की स्टेट में सुपर कॉन्शियस लेवल पे पहुँचे हुए रहते हैं। तो इस टाइप से वो प्राणों का कंट्रोल करते हैं और प्राणों से ही कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। फिर वो आगे इसको ऐसे समझाते हैं कि आप इसको ऐसे देखिए कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, हैं, साइंस की बात करें, तो आप में और सूरज में कोई फ़र्क नहीं है, हैं, आप में इस टेबल में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैटर ही है। वो कहते हैं कि भाई आप इसको ऐसे देखिए जैसे एक पानी है नदी में पानी बह रहा है और वो ये भंवर बन रहा है। तो जितने सारे भंवर हैं, ये टेबल भी एक भंवर है, आपकी बॉडी भी एक भंवर है, किसी और की बॉडी भी एक भंवर है। वो कहते हैं बट इनके अंदर अगर आप देखेंगे, ये वर्लपूल के अंदर जो पानी है वो तो सेम ही है ना। वो कभी एक भंवर बन के छूट गया, फिर दूसरी बॉडी बन गया, फिर तीसरी एनिमल की बॉडी बन गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे बनता हुआ जा रहा है। इसी को ही अगर आप लंबे टाइम के लिए देखें तो एक बॉडी बनी, एक टेबल बनी, फिर अगली बार एक बॉडी बनी, फिर अगली बार दूसरी बॉडी बनी। तो वो कह रहे हैं कि इसमें आप यूनिटी को पकड़िए, कि जो मैटर है वो भी आपके पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक ही चल रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो एक जो आपका मैटर है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो आपका एथर करता है। और एथर आपका जब प्राण उसमें लगता है ना, तो बहुत सटल वाइब्रेशन, बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशन फॉर्म में रहता है वो एथर। कहते हैं इसको महसूस कई लोगों ने ऐसे किया है, जैसे केमिकल खा के भी ना, जैसे वो जो लाफिंग गैस में जो साइंटिस्ट थे हम्फ्री डेवी, उन्होंने जब ये लाफिंग गैस कंज्यूम करी थी, तो वो बहुत देर उनकी बॉडी ऐसे अटक गई थी और एक ध्यान की स्टेट में वो रहे थे। तो उनको ये महसूस हुआ था कि जो सारा वर्ल्ड है वो एक आइडियाज़ है, एक थॉट की फॉर्म में है। तो वो कह रहे थे कि बाकी सब चीज़ें उनकी बंद हो गई थी और उनको वो ही वाइब्रेटिंग, वो सटल वाइब्रेशंस ही महसूस हुई, तो उनको लगा ऐसा है। तो ऐसा विवेकानंद जी ने समझाया। विवेकानंद जी आगे बताते हैं, वो वैज्ञानिक जिन्होंने लाफिंग गैस ली थी और उनके स्टूडेंट्स, उनको भी ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, एक थॉट का ओशन लगा था। उनको लगा था ये पूरे विचारों का समुद्र एक है। तो कह रहे थे कि उनको उसमें भी एक यूनिटी दिखी थी। तो आगे वो बोलते हैं कि जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो आत्मा की बात करते हैं, इसको भी एक ही होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जैसे हम मैटर में भी देखते हैं कि इतने सारे आपके वर्लपूल हैं अलग अलग, पर वो यूनिटी आ रही है क्योंकि उनका एक ही पदार्थ से वो बन रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हम इन फोर्सेस की बात करते हैं ना, जब हम ये वाइब्रेट जो हो रहा है मैटर, इसके कंपन से भी दूर जब हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, भले ही वो मोशन में है फिर भी उसमें यूनिटी है। क्यों है यूनिटी? कहते हैं जब हम फिजिक्स और साइंस को देखें तो कहता है कि सम टोटल सारी एनर्जी का एक ही रहेगा। तो पहले जब आपका क्रिएशन से पहले वो पोटेंशियल फॉर्म में पड़ी हुई थी तो भी उतनी ही थी, उसके बाद जब वो मैनिफेस्ट होके डायनामिक फॉर्म में आ रही है तो भी वो उतनी ही रहेगी आगे जाके, ऐसा वो बताते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि ये जो प्राण होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका जो हम पहला मैनिफेस्टेशन देखते हैं आदमी के शरीर में, वो कहते हैं कि लंग्स की जो मसल्स होती है ना, उसका पंपिंग एक्शन जो होता है वो है प्राण।
ना कि जो आपकी सांसों के रूपी जो एक्सरसाइज है उसको प्राणायाम बोल रहे हो आप। पर ब्रेथ आपका प्राण नहीं है। आपका जो लंग, जो आपके नर्व से आपके मसल एक्शन गया, जिसने आपके लंग्स को पंपिंग एक्शन दिया, वो प्राण ने करवाया। तो कह रहे थे कि उसका कंट्रोल करना है, वो है प्राणायाम। तो उसके कंट्रोल करने के बाद क्या होगा आप कई चीज़ें, मसल मूवमेंट्स कंट्रोल कर पाएंगे। वो कह रहे थे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक कान ना कई जानवर हिला लेते हैं अपना, और आदमी नहीं हिला पाता। अगर वो कोशिश करे तो पहले जो वो चीज़ें कर सकता था वो अभी भी कर सकता है। तो वो कह रहे थे कि कोई भी मसल मूवमेंट अपना उस पर कंट्रोल कर पाएगा अगर उसको प्राणिक कंट्रोल उसका आ जाएगा तो। और उसको ये कहते हैं कि ये आने के बाद देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी जो बीमारियां हैं और उन पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्राण ही आपकी बीमारियों से लड़के उनको हटाता है। प्राण ही वो चीज़ है जो इन सब में हेल्प करता है। वो इसको फिर ऐसे कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो आपकी हेल्थ है ना, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो सकती है। कैसे? अगर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ एक वीक आदमी रह रहा है, तो अपने आप ही जो वीक आदमी है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसका रहना खाना पीना वैसे ही हो जाएगा। फिर वो उसको ऐसे कहते हैं, इसको इस नज़रिए से भी देखो कि अगर आप एक स्टेट ऑफ माइंड में, आप जिस टेंशन में आप हैं, तो आप दूसरे को भी जो सेम टेंशन में है ना प्रभावित कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अगर इसी में ही हम बोल दें कि भाई आप इनको अपने मन से करिए, इनको अपने फेथ से इनको हील करिए, तो वो और जल्दी वो चीज़ें कर पाएंगे। तो कह रहे थे कि इसलिए ये जो फेथ हीलर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये बातें भी सच होती हैं। और फिर वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आप आमने सामने बैठे हैं या पास में बैठे हैं तभी आप ये काम कर सकते हैं। कहते हैं कि देखो, दूरी तो, डिस्टेंस तो तब आएगा जब बीच में ब्रेक होगा। क्योंकि अगर इसको आप ऐसे देखिए, जब उन्होंने वो एग्जांपल दिया था ना वर्लपूल वाला, तो उसमें बोला था टेबल, बॉडी, सन, मून सब ऐसे ही जैसे वाटर के अंदर, क्योंकि एक नदी के एक कोने के वर्लपूल में और दूसरे कोने के वर्लपूल में पूरे में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही जो मैटर का ये ओशन है ना, यहाँ पे आप बैठे हैं और जो सन है, इसके बीच में कहीं ब्रेक है ही नहीं है। आपके मल्टीपल मैटर और डिफरेंट बॉडीज़ और फॉर्म्स लेता हुआ वही सन बना है और वही आप बने हो, वही टेबल बना है। तो विवेकानंद जी इसको ऐसे कह रहे हैं, देखिए डिस्टेंस तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि बीच में ब्रेक कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दूर से ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये डिस्टेंस से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, जो हीलिंग पावर्स उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा देखो, एक अच्छी चीज़ के लिए ना, मैं बोल रहा हूँ अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी अच्छी हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ्रॉड भी होते हैं। कहते हैं कि एक सही चीज़ के पीछे हज़ार फ्रॉड छिपे हुए रहते हैं। तो मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, बट इनमें आपको सही खोजना और फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि एक एलोपैथ डॉक्टर क्या करता है जब वो एक बीमारी को दूर करता है, वो मरीज को दवाई देता है और बीमारी ठीक होती है। वहीं पे एक होम्योपैथ बीमारी को ना छेड़ते हुए उसको नेचुरली ट्रीट होने का मौका देता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। फिर कहते हैं इसके और ऊपर फेथ हीलर आता है, क्योंकि वो कहता है कि आपको अपने इसमें जो स्ट्रॉन्ग विल है उसका इन्वॉल्वमेंट आना है, तो उससे और ज़्यादा अच्छा हील होता है। पर फेथ हीलर कभी कभी ये गड़बड़ कर लेते हैं, उन्हें लगता है फेथ से ही सब कुछ सही होता है। उनको ये नहीं पता होता कि इंटरनल प्राण का एक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बीमारियों में तो आदमी की स्ट्रॉन्ग विल ही उसके अगेंस्ट होती है। उसको लगता है उसे कोई बीमारी ही नहीं है, जो कि बीमारी ही थी उसकी। और वहाँ पे फेथ हीलर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आदमी तो जल्दी मर जाता है, जब वो समझ ही नहीं पा रहा है तो फेथ तो वर्क ही नहीं करेगा। बट उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए। फिर वो कहते हैं कि देखिए सब में प्राण ही आपके डिजीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, तो प्राण की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो कहते हैं कि कई ना प्योर मैन होते हैं, योगी होते हैं, वो योगी में ऐसी पावर होती है कि अपने प्राणों को वाइब्रेशंस ऊपर उठा के दूसरों की हेल्प करना। तो वो कह रहे थे कि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक वीक आदमी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। पर कह रहे थे कि कोई अगर योगी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं भी है ना, तो भी अपने प्राणों की वाइब्रेशंस को ऊपर करके वो दूसरे की हेल्प कर देगा कि उसकी वाइब्रेशंस ऊपर चली जाएँ। तो वो कहते हैं जैसे अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, है ना?
तो इस लेक्चर में मैं जो अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ, है ना, जो मेरे प्राणिक एक्शन इसमें आ रहे हैं, तो मैं जितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होकर एंथुसियास्टिक रहूँगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और वहीं पे ही मैं इसको बोरिंग बनाऊँगा तो आप लोग भी वैसे ही फ़ील करोगे। तो कहते हैं कि ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल वो आगे ऐसे देते हैं कि जो भी जितने सिद्ध पुरुष दुनिया में आए हैं, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनके प्राणिक एक्शंस उनसे इतने ज़्यादा लोग प्रभावित होते थे कि वो सबको चेंज करने की पावर रखते थे। और वो कहते हैं कि वो क्या करते थे कि परफेक्शन को एक ही लाइफ में जी लेते थे। वो कहते थे जैसे एक पूरी ह्यूमन लाइफ इतनी लंबी आगे तक जानी है, हैं कई आपकी लाइफ आनी है और उसमें आप परफेक्ट होगे। बट ये जो सिद्ध पुरुष होते थे, ये इसी को स्पीड अप कर देते थे कि एक ही लाइफ में सब कुछ जी जाना है। तो वो प्राण को जो कंसंट्रेट करने की उनमें पावर रहती थी, वो वाला प्राणायाम, ये वो कहते हैं कि ये राजयोगा के अंडर में ही आता है। उसको स्पीड अप कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सब राजयोगा में ही आता है। फिर वो आगे इसको ऐसे बताते हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी भी आपके प्राणायाम का कैसे पार्ट बनती है। क्योंकि जब हम कहें कि भाई हर एक आदमी एक वाइब्रेशन है, उसका एक टाइप का वाइब्रेशन चल रहा है, और जैसे ये पूरे यूनिवर्स में ना मल्टीपल वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स हैं अलग अलग टाइप के, तो जो सेम वाइब्रेशंस वाले हैं वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे डेथ होने के बाद हम कहते हैं कि भाई सोल कहाँ गई, अगर हम कहें कि वो यहीं है, उसका वाइब्रेशन अलग है, इसलिए वो सेम फ्रीक्वेंसी वाले एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और अगर हम अपनी ये वाइब्रेशंस बढ़ाएं तो हम बड़ी हुई वाइब्रेशंस को भी देख पाएंगे जिनकी प्राणिक वाइब्रेशंस हाइयर है, क्योंकि सारा का सारा पूल तो यही है। कहते हैं कि सर्किल में प्राणिक वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं और सर्किल के ऊपर थोड़ी कम है। आगे विवेकानंद जी इसको ऐसे समझाते हैं। वो कहते हैं जैसे एक समुद्र में ना बहुत बड़ी माउंटेन जितनी बड़ी आपकी वेव्स हैं, फिर उससे छोटी हैं, फिर और छोटी हैं, फिर एक बबल है। आप कह रहे हैं कि आप इसको देखिए तो सबके पीछे क्या है, ओशन है, वो विराट ओशन, वो विराट समुद्र है ना। चाहे एक छोटा बबल हो, चाहे माउंटेन जितनी बड़ी आपकी वेव हो। तो कहते हैं ऐसे ही आपकी ये जो लाइफ है ना, इसके पीछे भी ना, चाहे वो एक छोटी सी फंगस हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा विराट आदमी है या विराट रूप है उसका, उन सब के पीछे भी कॉमन आपकी इनफाइनाइट एनर्जी, लाइफ एनर्जी सबके पीछे है। तो जैसे वो ओशन आपके बबल के पीछे भी था, वैसे ही फंगस के पीछे भी है, तो वैसे ही आदमी के पीछे भी है। तो वो कहते हैं कि पर होता क्या है कि वो धीरे धीरे उस एनर्जी का यूज़ करते हुए धीरे धीरे अपने टाइम के साथ इवॉल्व होता है ना। वो पहले फंगस से फिर वो एनिमल बना, फिर एनिमल से मैन बनाया, फिर बहुत करोड़ों सालों में फिर गॉड बना, फिर और करोड़ों सालों में उससे हाइयर गया। तो कहते हैं इसको स्पीड अप करने के लिए, तो वो इसका एग्जांपल उनका दे रहे थे कि जो आपके सिद्ध पुरुष होते थे ना, इसको स्पीड अप करने के लिए क्या कहते थे कि वो इनफाइनाइट एनर्जी को ही पकड़ लेते थे। वो कहते थे जैसे कि ये सबको पता है कि अगर एक कोल का इंजन है ना, वो इतने कोल की पावर से इतने घंटे में इतनी दूर जाता है। तो अगर हम उसको ज़्यादा पावर दे दें, ज़्यादा कोल की एनर्जी दे दें, तो वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो ऐसे ही वो जब इनफाइनाइट पावर पर कंट्रोल कर लेते थे सिद्ध पुरुष, तो वो बहुत जन्मों की चीज़ें एक ही जन्म में निकाल देते थे, और तभी वो चीज़ पा लेते थे जो बहुत करोड़ों सालों के बाद होने वाली हैं। ये एग्ज़ाम्पल देते हैं और उसके बाद वो ये समझाते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वाइब्रेटिंग जो बॉडीज़ हैं अलग अलग, और सब इसी प्लेन में है ना। तो वो इसको ऐसे कहते हैं कि आप इस यूनिवर्स को एक एथर का बड़ा सा ओशन मान लीजिए, और इस बड़े से ओशन में जैसे एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, एक टाइप की वाइब्रेशंस में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक एक दूसरे को देख पा रही हैं, और दूसरे सेट ऑफ वाइब्रेशंस में दूसरी चीज़ें एक दूसरे को देख पा रही हैं। जब इंसान जो कि एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, वो अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे इंसानों को नहीं देख रहा है, बट वो दूसरी बॉडीज़ को जिनकी वाइब्रेशंस हाइयर हैं उनको देख पा रहा है।
वो इसका एग्जांपल ऐसे भी देते हैं, जैसे लाइट की जब हम इंटेंसिटी चेंज कर देते हैं ना, तो लाइट की आपको पता है कि वेवलेंथ एक ऊपर की वेवलेंथ जो होती है और एक नीचे की होती है। तो कई ऐसे एनिमल हैं जो नीचे की सुनते हैं, नीचे की लाइट भी देख सकते हैं, और कई हैं कि हायर वाली भी देख सकते हैं। तो वो इन सब का एग्जांपल्स देके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब वाइब्रेशंस की वजह से ही हो रहा है, और ये वाइब्रेशंस ही प्राणिक वाइब्रेशंस हैं। और जो इनका कंट्रोल, जो इनका कंसंट्रेशन आपको बताएगा, उसी को ही राजयोगा कहते हैं। और वो इसको ऐसे कहते हैं कि देखिए, ये राजयोगा तो इसकी मेंटल साइंस होगी, बट अगर हम प्राण की बात करें तो प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही आपकी एनर्जी है। और जब हम कहें कि प्राण की फिजिकल फॉर्म की स्टडी कहते हैं, वो फिजिकल साइंस है, क्योंकि प्राण ही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिज्म है, और प्राण की ही जो मेंटल स्टेट की स्टडी है वो राजयोगा है, ऐसा विवेकानंद जी बताते हैं। और इसके साथ ही हमारा सेक्शन 1.3 जो कि राजयोगा का सेक्शन है, उसका चैप्टर 3 जो कि प्राण के बारे में ख़त्म होता है। और जैसा कि दोस्तों हम हर वीडियो में कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर ये वीडियोस आपको ट्रिगर या मोटिवेट करते हैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद को डिटेल में खुद से पढ़ने का। आप इन वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, बट अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।